कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, रिसेंट डिबेट्स ऑन लिबर्टी। तो आज हमें ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इसके जो नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को समझने के लिए जो अंग्रेजी में टेक्स्ट है इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करते चलेंगे। अ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री टर्म्स। तो जब कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को हमें समझना है तो तीन जो टर्म हैं उनके बीच रिलेशनशिप को हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं और आपके स्वतंत्रता की बात करनी है, और यहाँ पर अगर आपका नाम एक्स है, आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य का नाम अगर बी है, और उस कार्य को करने में अगर कोई बाधा जो आपको उस कार्य को करने से रोक सकती है, यानी जो ऑब्स्टेकल है, उसका नाम हम ए देते हैं। हमने यहाँ बात की थी थ्री टर्म्स, अब यहाँ पर तीन टर्म्स हैं। जो आपका फ्रीडम है उसको एक्स से डिनोट किया गया, जो आपका कार्य किया जाना है उसको बी से डिनोट किया गया, और कोई ऑब्स्टेकल हो सकता है तो उसको ए से डिनोट किया गया। इन अदर वर्ड्स, एक्स इज नॉट रिस्ट्रेंड बाई ए फ्रॉम डूइंग बी, यानी कि जो एक्स हैं अगर उनको जो बी करना है उस बी को करने में अगर कोई ऑब्स्टेकल ए ना हो तो इसको हम लिबर्टी से समझ सकते हैं। यानी कि आप कोई कार्य करना चाहते हैं उसमें कोई ऑब्स्टेकल ना हो तो वो आपकी स्वतंत्रता है। या इसको दूसरे तरीके से ही फिर इसी में बताया गया, इन द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ए, यानी कि जब ऑब्स्टेकल ना हो तो एक्स इज फ्री टू डू बी। तो यहाँ पर आप लिबर्टी को समझते हैं कि लिबर्टी का मतलब है कि बिना किसी रुकावट या बाधा के किसी कार्य का किया जाना। इसी को लिबर्टी का ट्राइडिक कंसेप्ट कहते हैं। और इसी को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम इसी को और विस्तार में समझते हैं, जहां एक्स यानी एक इंडिविजुअल, द पर्सन और इंटिटी हुज फ्रीडम इज अंडर कंसिडरेशन। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, जैसा हमने उस एग्जाम्पल में बताया कि जो एक्स है वो कार्य बी को करना चाहता है, तो सिग्निफिकेंस, एक्स रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल हुज लिबर्टी इज एट स्टेक, यानी यहां हम एक्स के लिबर्टी की बात करने वाले हैं कि उसको कितनी स्वतंत्रता है कि वो यह कार्य कर सकता है। इट रिकॉग्नाइज दैट फ्रीडम इज अ क्वालिटी दैट पर्टेन टू इंडिविजुअल, यानी स्वतंत्रता का संबंध एक व्यक्ति से है। और उसके बाद ए ऑब्स्टेकल और रिस्ट्रेन, यानी कि द फैक्टर और कंडीशन दैट रिस्ट्रिक्ट और लिमिट द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं, क्या कंडीशन हो सकते हैं जो किसी को या किसी के कार्य में बाधा पहुंचाएंगे, उसको रोकेंगे या उसको कुछ हद तक उसके कार्य के संपादित होने में बाधा पहुंचाएंगे। तो ये हो गया ऑब्स्टेकल कहेंगे इसको। ये यहाँ जो हमने बताया उसमें ए से डिनोट किया गया था। तो ए क्या है, इसके सिग्निफिकेंस को बतलाते हैं। ए रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दैट एक्ट एज इम्पेडिमेंट टू द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। एक्सटर्नल का मतलब सरकार, राज्य, संस्था, एजेंसी या कोई और व्यक्ति या कोई परिस्थितियां उसे उस कार्य को करने से रोकती हैं, इसकी स्वतंत्रता पर संकट है। इंटरनल फैक्टर का मतलब वो व्यक्ति जो करना चाहता है उसके अंदर ही कुछ हो, उसकी भावनाएं, उसके विचार उसे वो करने से रोकते हैं, तो वो उसके स्वतंत्रता पे अंकुश है। इट कैन इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ ऑब्स्टेकल सच एज लीगल। अब जो ऑब्स्टेकल हो सकते हैं वो लीगल भी हो सकते हैं, सोशल नॉर्म भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी हो सकती है, या किसी और फॉर्म का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। यानी हमने यहाँ रिस्ट्रिक्शन एक्स को क्लियर किया। बी यानी जो कार्य करना था, एक्शन और फ्रीडम, स्पेसिफिक एक्शन और सेट ऑफ एक्शन दैट द इंडिविजुअल इज फ्री टू अंडरटेक। एक कार्य या कई कार्य, जो स्पेसिफिक विशेष कार्य जो चाहता होगा या एक्स के द्वारा किया जाना चाहिए या करेगा, जिसको हमने वहां वी नाम दिया था, उसी के बारे में है कि सिग्निफिकेंस, बी इनकैप्सुलेट्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी, द एक्शन और चॉइस दैट इंडिविजुअल आर एबल टू मेक व्हेन दे आर नॉट रिस्ट्रेन्ड बाय ऑब्स्टिकल। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी मानकर चलते हैं, मतलब अगर उसे रोका नहीं गया, अगर उसके ऊपर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, अगर एक्स के ऊपर कोई बंधन नहीं है, तो वो जिस स्वतंत्रता का उपयोग करेगा और पॉजिटिव एस्पेक्ट में करेगा, यानी कि अपने किसी विशेष डिमांड को पूरा करने के लिए करेगा। एम्फेसाइज कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्स देयर गोल एंड एस्पिरेशंस, अपने किसी गोल को प्राप्त करने के लिए करेगा या अपनी किसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए करेगा,
तो ये वो था बी। अब हम लिबर्टी में निगेटिव लिबर्टी को समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम पॉजिटिव लिबर्टी को समझेंगे। हमारे पास दो टर्म है, निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। तो निगेटिव लिबर्टी रेफर टू द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स और इंटरफेरेंस इन एन इंडिविजुअल्स एक्शन। जब कोई किसी कार्य को करना चाहता है तो उसके कार्य के ऊपर कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट यानी बंधन या उसको रोके, ऐसा कुछ भी बंधन ना हो, या कोई उससे इंटरफेयर ना करे, उसमें रुकावट ना बने किसी इंडिविजुअल के एक्शन में। तो एब्सेंस, इसका एब्सेंस हो यानी ऐसा ना हो, तो ऐसी जो स्वतंत्रता होगी उसको कहेंगे निगेटिव लिबर्टी। इट एम्फेसाइजेस फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कोएर्सन और रिस्ट्रिक्शन। फ्रीडम, स्वतंत्रता है, कोई भी बाहरी रूप से उस पर कोई दबाव या कोई बंधन, उससे मुक्ति है। Here are real life examples like that illustrate the concept of negative liberty। तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है निगेटिव लिबर्टी का, जिसको हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, द फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या है, अपने ओपिनियन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी डर के, फियर और सेंसरशिप, माने कोई उस पर कुछ रोक लगा दे, और किसी लीगल रिपरकशन यानी ऐसा करने के बाद कोई कानूनी दुष्प्रभाव भी ना झेलना पड़े। अगर ऐसा हो तो एग्जाम्पल क्या है निगेटिव लिबर्टी का। ये स्वतंत्रता तो है लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता का ये उदाहरण है। इन सोसाइटीज दैट अपहोल्ड दिस प्रिंसिपल इंडिविजुअल कैन वॉइस देयर थॉट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जिस समाजों में इस सिद्धांत को मान्यता दी जाती है वहां पर जो विचार है बिना किसी सरकार के इंटरवेंशन के, एज लॉन्ग एज देयर स्पीच डज नॉट डायरेक्टली इंसाइट हार्म और वायलेंस, जब तक उनके किसी भी स्पीच से, उनके एक्सप्रेशन से, उनके थॉट से किसी का कोई हार्म नहीं होता है, कोई हिंसा नहीं होती है, तब तक सरकारें उस पर रोक नहीं लगाती और उसको स्वतंत्रता होती है। तो ये एक निगेटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक निगेटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल है प्राइवेसी राइट्स। द राइट टू प्राइवेसी इज अ निगेटिव लिबर्टी, यानी कि जो निजता का अधिकार होता है ये भी निगेटिव लिबर्टी में आता है। दैट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर पर्सनल लाइफ। प्राइवेसी, निजता का मतलब है कि कोई अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब बिना किसी स्पेसिफिक कॉज के, ऐसा कुछ लीगल कॉज हो तभी, अदरवाइज उसको उसकी निजता में कोई परेशानी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल लॉ दैट प्रिवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट इंटिटीज फ्रॉम कंडक्टिंग सर्वेलेंस without proper authorization contribute to negative liberty by preserving individuals autonomy in their private affairs। अब क्या है कि सरकार किसी का फोन रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड करना हो फोन किसी का सरकार को, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस है। कोई भी अधिकारी फोन रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, सक्षम प्राधिकारी से उसकी अनुमति होगी, उसके प्रोसेस होंगे, उसके बाद ही किया जा सकता है। किसी के घर में घुसना है तो उसके लिए वारंट इश्यूज होते हैं, तभी वो घर में घुस सकते हैं। व्यक्ति के निजता के जो बहुत सारे प्रोविजंस बने हुए हैं उसको वायलेट करने के लिए जो गवर्नमेंट के एजेंसी हैं उसको प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के इसका हनन नहीं किया जा सकता है। तो ये स्वतंत्रता है निजता की, इसको कहते हैं निगेटिव लिबर्टी। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। निगेटिव लिबर्टी यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी क्या है, एक तरफ से नकारात्मक स्वतंत्रता है। is evident in the freedom of religion where individual have the right to practice their chosen faith without interference from the state। राज्य कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जिसकी जो इच्छा हो वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने फेथ को फॉलो कर सकता है, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है। गवर्नमेंट दैट डू नॉट इम्पोज रिलीजियस बिलीफ और रिस्ट्रिक्शन। सरकार ये नहीं कहती कि इसी रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करो, या किसी के रिलीजियस बिलीफ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, किसी रिलीजियस प्रैक्टिस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। ये निगेटिव लिबर्टी में आता है। अलाउइंग इंडिविजुअल टू फॉलो देयर ऑन स्पिरिचुअल पाथ, व्यक्ति अपने आत्मिकता के रास्ते को खुद चूज कर सकता है। राइट टू असेंबल, ये भी निगेटिव लिबर्टी में आता है। द राइट टू पीसफुली असेंबल इज अ निगेटिव लिबर्टी दैट अलाउ पीपल टू गैदर फॉर वेरियस पर्पस। मतलब लोग जमा होंगे तो बहुत सारे पर्पस के लिए जमा हो सकते हैं, जमा होना, असेंबली करना उनका अधिकार है, प्रोटेस्ट करने के लिए, पब्लिक मीटिंग के लिए, विदाउट फेसिंग अनड्यू इंटरफेरेंस एज लॉन्ग एज द असेंबली रिमेन पीसफुल। जब तक वो असेंबली पीसफुल है और कोई उससे खतरा समाज को नहीं है, कोई पब्लिक ऑर्डर को कोई परेशानी नहीं है, इंडिविजुअल हैव द राइट टू कम टुगेदर विदाउट फियर और सप्रेशन। तो ऐसी जो स्वतंत्रता है
उसको निगेटिव लिबर्टी कहते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी एक निगेटिव लिबर्टी है। द एबिलिटी टू मूव फ्रीली विद इन वंस कंट्री और टू ट्रेवल इंटरनेशनली विदाउट आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस। तो अपने देश के भीतर स्वतंत्र रूप से कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, या अगर विदेश भी जाना है तो उसमें सरकार के द्वारा कोई आर्बिट्ररी का मतलब जैसा चाहे वैसा, बिना रीजनिंग दिए, बिना किसी प्रॉपर काउज के सरकार अपने तरफ से रोक नहीं लगा सकती कि आप विदेश नहीं जा सकते। अगर किसी को वहां से दूसरे जिस देश में जाना है वहां से परमिसेबल है, उसकी यात्रा वीजा है, तो वो जा सकता है। तो इस तरह की जो स्वतंत्रता है ये भी निगेटिव लिबर्टी में आती है। इंडिविजुअल कैन चूज वेयर टू लीव विजिट विदाउट फेसिंग अननेसेसरी इम्पेडिमेंट्स प्रमोटिंग ऑटोनोमी। तो स्वतंत्रता को कायम रखते हुए अपने मूवमेंट में ऑटोनोमी रख सकते हैं, ये भी निगेटिव लिबर्टी में आता है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये भी निगेटिव लिबर्टी। एविडेंट इन द फ्रीडम ऑफ प्रेस वेयर मीडिया आउटलेट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल और सेंसरशिप। दिस अलाउ जर्नलिस्ट टू रिपोर्ट ऑन इवेंट्स, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एक्शन। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में जर्नलिस्ट को जो स्वतंत्रता मिलती है कि किसी भी इवेंट पे रिपोर्ट कर सके, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, गवर्नमेंट एक्शन के बारे में अपने ओपिनियन के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से रिपोर्ट बना सके, ये मीडिया आउटलेट जो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, तो ये जो स्वतंत्रता है ये भी निगेटिव लिबर्टी है। प्रॉपर्टी राइट्स, द राइट टू ओन, मतलब किसी संपत्ति का स्वामी बनना, उस संपत्ति को यूज करना without unwarranted interference is an example of negative liberty. Individual have the freedom to acquire, सबको स्वतंत्रता है एक्वायर करना, मतलब खरीदना, उसको अपने पास रखना, उसको बेचना, जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत ये निगेटिव लिबर्टी में आता है। इन दीज एग्जाम्पल्स द एम्फेसिस इज ऑन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। तो निगेटिव लिबर्टी की क्या खास बात है कि निगेटिव लिबर्टी में जो स्वतंत्रताएं हम देखते हैं उसमें कोई बाहरी रुकावट नहीं है। जो एक्स है वो कार्य बी को कर सकता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन ए नहीं है, ये निगेटिव लिबर्टी में आता है। क्या? इनेबलिंग देम टू मेक चॉइसेस एंड पर्स देयर इंटरेस्ट विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द अथॉरिटीज। सरकार कोई रोक नहीं लगाएगी, कानूनी एजेंसी कोई रोक नहीं लगाएगी, रोक लगाएगी भी तो वो बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए, अनवारंटेड नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। निगेटिव लिबर्टी इज फाउंडेशनल टू द आइडिया दैट इंडिविजुअल हैव इनहेरेंट राइट्स and freedom that should be respected and protected by the legal and political system of a society. तो निगेटिव फ्रीडम क्या है? ऑफन यूज्ड, अब चलो निगेटिव लिबर्टी और निगेटिव फ्रीडम, तो फ्रीडम और लिबर्टी जो है तो ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब व्यवहारिकता में कभी इसकी जगह उसका, कभी उसकी जगह इसका प्रयोग होता है विद द कंसेप्ट ऑफ निगेटिव लिबर्टी रेफर टू द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। यानी इन सिद्धांतों में जब निगेटिव लिबर्टी या फ्रीडम का कंसेप्ट आता है तो वहां पर कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, कोई बाहरी बाधा, रुकावट और इंटरफेरेंस जो है किसी इंडिविजुअल के एक्शन में, वो नहीं होनी चाहिए। बस इतना हो गया तो हम कहेंगे, हम कहें स्वतंत्रता है, हम पर कोई बाधा नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये हमारी जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, ये निगेटिव लिबर्टी है। जब हमें कहते हैं कि हमारे को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। इट एम्फसाइजेस फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कोर्सन और रिस्ट्रिक्शन रदर देन द प्रेजेंस ऑफ इनेबलिंग कंडीशन। तो अब हमको पॉजिटिव जब हम समझेंगे तो इसको हम समझेंगे कि अब पॉजिटिव क्या होता है। तो निगेटिव के बाद नंबर आता है पॉजिटिव लिबर्टी को समझने का। कंट्रास्ट है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट दोनों के बीच कंट्रास्ट है, वैसे पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी के बीच में कंट्रास्ट है। तो इन कंट्रास्ट टू निगेटिव लिबर्टी फोकसेस ऑन द कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इनेबल इंडिविजुअल टू अचीव देयर पोटेंशियल एंड लीड फुलफिल लाइफ्स। अब पॉजिटिव लिबर्टी में ये फर्क है कि निगेटिव लिबर्टी सिर्फ इस बात की बात करता है कि एक्स बी को करे और उसमें कोई बाधा ना हो, कोई कंस्ट्रेंट या कोई ऑब्स्टेकल ए ना हो। यहाँ पर है कि नहीं, ऐसे कंडीशन को पैदा करो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जो किसी इंडिविजुअल को इनेबल करे कि वो अचीव कर सके जो आवश्यक और मूलभूत है, जो व्यक्ति होने के लिए जरूरी है, जो समाज में व्यक्ति के प्रगति के लिए जरूरी है। एंड लीड फुलफिलिंग लाइफ्स, एक अच्छा सफल जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, ऐसे कंडीशन को फोकस करके ऐसे अपॉर्चुनिटीज के अवेलेबल कराना, इस तरह की स्वतंत्रता का देना, उसको कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी।
और आगे समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इट एम्फेसाइजेस द आइडिया दैट ट्रू फ्रीडम, मतलब सच्ची स्वतंत्रता क्या है, इसी की बात करेगा ये। इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, इट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कंडीशन। मतलब पॉजिटिव लिबर्टी में बस बात यह है कि बहुत स्वतंत्रता, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, इससे अधिक जरूरी है कि हम ऐसा माहौल बनाएं, ऐसे कंडीशन बनाएं, ऐसे शर्तें लगाएं कि एम्पावरमेंट हो इंडिविजुअल का। वो क्या कर सकता है, हम ऐसे सिचुएशन एनवायरनमेंट को बना दें कि वो जो कर सकता है वो ऐसी बातें हों जो उसको समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो स्तर प्राप्त करना चाहिए उस तरफ उसको अभिमुख कर सके, टू एक्टिवली पर्स देयर गोल। हियर आर रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब होता क्या है कि हम कहें कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जो डिजायर करते हैं, वो क्या है, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। वो इन्वायरमेंट हमारे अंदर थॉट या विचार पैदा करते हैं, उन विचारों को पैदा होने से हम फिर अपने आप में निर्णय ले पाते हैं कि ये विचार है तो हम ये करना चाहते हैं, और हमें है कि ये करना चाहते हैं, इस पर कोई बाधा नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी लिबर्टी है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में क्या किया जाता है कि आपके आसपास जो इन्वायरमेंट पैदा होता है, उस इन्वायरमेंट जो आप में डिजायर पैदा करता है, वो इन्वायरमेंट ऐसा हो कि उसके जो डिजायर हो वो ऐसे हो जो उस व्यक्ति को सही में व्यक्ति बनाए, उस व्यक्ति को सही में एक सामाजिक व्यक्ति बनाए, उस व्यक्ति को सही में एक ऐसा व्यक्ति बनाए जिसके आगे बढ़ने से, जिसके प्रगति से समाज और देश दोनों प्रगति करे। उस व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके प्रति वो सचेत हो और उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आगे हम देखें जैसे कि एजुकेशन और इसकी अपॉर्चुनिटीज, तो पॉजिटिव लिबर्टी इज रिफ्लेक्टेड इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। मतलब अगर शिक्षा प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, अवसर है कि नहीं। Ensuring access to quality education empower individual by providing them with the knowledge and skill needs to make informed choice, pursue careers and actively engage in society। अब व्यक्ति शिक्षित है तो समाज में इसकी एंगेजमेंट बेहतरीन होगी, अच्छे करियर को बनाएगा। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, मतलब अगर वो शिक्षित है तो उस जो भी निर्णय लेगा उसके बारे में उसे पूरा ज्ञान होगा। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस का मतलब उसे पता होगा कि इस निर्णय को लेंगे तो सही होगा या गलत होगा। अगर उसे स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी खा सकता है तो वो गलत चीजों को भी खा सकता है, उसको स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी पी सकता है तो वो शराब भी पी सकता है, ड्रग्स भी ले सकता है। पॉजिटिव लिबर्टी में हम उसको वो कंडीशन देते हैं जहां वो वही लेगा जो उसके शरीर को बेहतर करेगा, वो वही खाएगा जो उसके हेल्थ के लिए बेहतर होगा। उसे हम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो उसे पता है कि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो जो व्यक्ति है उसमें सबलता आएगी, उसमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होगी, उसके आगे बढ़ने से समाज आगे बढ़ेगा। यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी कि एक्सेस टू हेल्थ केयर इज अ पॉजिटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ेगा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर मतलब सबको ये गारंटी हो कि उसके स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी, उसे केयर मिलेगा, उसके स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होगी तो राज्य ऐसा माहौल बनाकर रखेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा करके रखेगा कि वहां पर उसको केयर किया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा। अ सोसाइटी दैट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी जो समाज यूनिवर्सल हेल्थ केयर देता है, इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव द नेसेसरी मेडिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू मेंटेन देयर हेल्थ, कंट्रीब्यूटिंग टू देयर ओवरऑल वेलबींग। मतलब अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो ओवरऑल वेलबींग एंड इनेबलिंग देम टू परस्यू देयर लाइफ गोल विदाउट बीइंग हिंडर्ड बाय प्रिवेंटेबल हेल्थ। तो हम कहें कि एक्स को बी करना है और ए बाधा पहुंचा रहा है। अब अगर एक्स को बी करना है और बाधा उसका स्वास्थ्य ही पहुंचा रहा है तो हम स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे ताकि वो बी कर सके, तो वह पॉजिटिव लिबर्टी। एक्स को बी करना है लेकिन उसकी अशिक्षा ही बाधा पहुंचा रही है, तो जो एक्स को बी करना है तो ए जो बाधा है वो अशिक्षा है, तो हम शिक्षा का माहौल पैदा करके रखेंगे, तो ये हुआ पॉजिटिव लिबर्टी। उसी तरह से सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉजिटिव लिबर्टी इज कनेक्टेड टू एफर्ट टू रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। समाज में इनइक्वालिटी है तो उससे दिक्कत होती है। किसी के पास खाने के लिए है, किसी के पास स्वतंत्रता है कि वो रोटी खा सकता है लेकिन उसके पास रोटी अवेलेबल नहीं है, यानी कि एक्स रोटी खाना चाहता है, बाधा ये है कि उसके पास पैसे नहीं है तो रोटी कैसे खाएगा, ये बाधा कौन दूर करेगा? तो राज्य सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी समानता का वातावरण बनाएगा। जिसके पास नहीं है, हैव्स नॉट, तो कुछ देगा,
सहायता देगा, वेलफेयर मैकेनिज्म चलाएगा, तभी तो वो एक्स जो है वो बी को कर पाएगा बिना किसी बाधा के, जो बाधा यहाँ पर पैसे की है। पॉलिसीज दैट एड्रेस वेल्थ डिस्पैरिटीज, वेल्थ में जो डिस्पैरिटीज है उसको एड्रेस करने के लिए पॉलिसी बनेगी। प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए पॉलिसी बनेगी। एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए पॉलिसी बनेगी, तो ये पॉजिटिव वातावरण क्रिएट होगा। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हैविंग एक्सेस टू फेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। एक्स विशेष तरह का कार्य करना चाहता है बी, लेकिन ए यानी कि उसके पास जो बाधा है वो क्या है कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? राज्य अगर ये बनाकर रखता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, तो पॉजिटिव होगा उससे लिबर्टी। मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट दैट मैचेस देयर स्किल, जिसकी जैसी क्षमता है, जो स्किल है, जैसा एस्पायरेशन है, उस तरह का एम्प्लॉयमेंट का अवसर उसको समाज में प्राप्त हो। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, positive liberty is evident in system that encourage active political participation। x b करना चाहता है, b क्या करना चाहता है? x प्रतिनिधित्व करना चाहता है जनता का। हिंड्रेंस क्या है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो पॉलिटिकली कैसे अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाए। तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो राज्य का काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी को पैदा करना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव लिबर्टी है। नॉलेज, रिसोर्स एंड इनकरेज टू engage in the political process, वोटिंग दे पाए। रनिंग फॉर ऑफिस मतलब पॉलिटिकल ऑफिस चुनाव में खड़ा हो पाए। पार्टिसिपेट इन सिविक एक्टिविटीज, तो ये हो गया पॉजिटिव लिबर्टी। सोशल सर्विस एंड वेलफेयर प्रोग्राम, तो सोशल सर्विस एंड वेलफेयर प्रोग्राम ये भी पॉजिटिव लिबर्टी में आता है। गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर बेनिफिट्स कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव लिबर्टी बाय ऑफरिंग अ सेफ्टी नेट। वेलफेयर बेनिफिट क्या है? वेलफेयर बेनिफिट में बूढ़ों लोगों को पेंशन की सुविधा मिलती है। सोशल सर्विस में जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उसको अलग से आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है, बहुत जगह दी भी जाती है। किसानों को अलग से पैसे दिए जाते हैं। तो ये हाउसिंग असिस्टेंस दिया जाता है। ये सब पॉजिटिव लिबर्टी में आता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, पॉजिटिव लिबर्टी इज फैसिलिटेटेड बाय एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन द मॉडर्न वर्ल्ड द एबिलिटी टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन एज वेल एज पार्टिसिपेट इन द डिजिटल इकोनॉमी empowers individual to connect with others। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ना, डिजिटल डिवाइड को कम करना, ये भी एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, सीखते हैं और अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल से हम पॉजिटिव लिबर्टी को भी समझते हैं। नॉट जस्ट रिमूविंग ऑब्स्टेकल बट एक्टिवली क्रिएटिंग कंडीशन। निगेटिव लिबर्टी में सिर्फ ऑब्स्टेकल को रिमूव करते थे, यहाँ पर कंडीशन को क्रिएट करते हैं। तो अब हम पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी को भी समझ चुके हैं। तो पॉजिटिव फ्रीडम भी इंटरचेंजेबली यूज होता है इसके साथ। अब हम समझेंगे जो कुछ विचारक हैं उनके विचार को, जिनमें कि एक है महत्वपूर्ण विचारक हैं ईसा बर्लिन की एक टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी बुक है। उनका जो पॉजिटिव लिबर्टी है उनको जो कैसे इन्होंने एक्सप्लोर किया है उसको हम समझ सकते हैं। जस्टिफाई सर्टेन इंटरवेंशन बाय द स्टेट। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है सर्टेन इंटरवेंशन बाय द स्टेट, राज्य कुछ इंटरफेयर करे। That if a social theory attributes poverty to the action of other human beings who have structured society in a way that result in some people lacking material resource। अगर समाज ऐसा है कि कुछ लोग लैकिंग मेटेरियल रिसोर्स, मतलब कुछ लोगों के पास मेटेरियल रिसोर्स का मतलब भौतिकवादी जो चीजें हैं, जो आवश्यकता होती हैं प्रगति के लिए, वो नहीं है, और कुछ के पास एबंडेंस का मतलब बहुत ज्यादा है, तो कंडीशन ऑफ पॉवर्टी शुड बी व्यूड नॉट मेयरली एज एन इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट बट एज अ फॉर्म ऑफ अनफ्रीडम। मतलब जब अगर किसी के पास आर्थिक रूप से असक्षमता है तो ये जो एक्स बी कर सकता है, लेकिन उसमें जो रुकावट ए है वो आर्थिक मजबूरियां ही हैं, तो ये भी एक तरह से फॉर्म ऑफ अनफ्रीडम, यानी उसके पास स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा माना जाएगा। बर्लिन का मतलब है पॉजिटिव लिबर्टी एंड सोशल अरेंजमेंट। तो पॉजिटिव लिबर्टी इन कंट्रास्ट टू नेगेटिव लिबर्टी इज कंसर्न्ड विद द प्रेजेंस ऑफ कंडीशन दैट इनेबल। मतलब ऐसे कंडीशन जिसके चलते व्यक्ति इनेबल हो जाए कि वो कुछ कर सके, क्या कर सके, अपने पोटेंशियल को पूरा करने के लिए वो कार्य कर सके जो उसकी गरीबी को दूर कर सके, उसकी असमानता को दूर करे। ऐसा कंडीशन राज्य पैदा करे तो उसको कहेंगे पॉजिटिव लिबर्टी है। फ्रीडम एज द एबिलिटी टू अचीव गोल। बर्लिन एक्नॉलेज दैट पॉजिटिव लिबर्टी ऑफन इन्वॉल्व्स द आइडिया दैट ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यही बात, ट्रू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मतलब कोई बाहरी बाधा या रुकावट का सिर्फ नहीं होना ही ट्रू फ्रीडम नहीं होता है, कि कोई व्यक्ति अपने गोल को कैसे प्राप्त कर सकता है उसके लिए कंडीशन है कि नहीं। इकोनॉमिक
कंस्ट्रेंट्स का नहीं होना सिर्फ नहीं होता है, बेसिक नीड के लिए भी कुछ होना चाहिए. स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी एंड फ्रीडम. इफ पॉवर्टी इज द रिजल्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दैट परपिचुएट इनइक्वालिटी, बर्लिन आर्ग्यू दैट इट रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ अनफ्रीडम. मतलब गरीबी जो है सोशल स्ट्रक्चर दैट परपिचुएट इनइक्वालिटी के चलते है, तो इट रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ अनफ्रीडम. यानी इस तरह से कहने का मतलब वहां पर सही तरह से स्वतंत्रता नहीं है. तो जो गरीब है, जो पुअर है, वो सिर्फ कंस्टेंट का मतलब उसमें जो बाधा बना है वो सिर्फ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस नहीं है. They are restricted in their ability to lead a fully realized life due to the arrangement made by others in society. मतलब सिर्फ आर्थिक कमियां जो हैं वही बाधक नहीं है. समाज का जो स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट्स है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, इन सब ने मिलकर ऐसे बाधकता का निर्माण किया है कि एक्स जो भी करना चाहता है, यहाँ पर ये बाधक जो है वो अरेंजमेंट्स मेड बाय अदर्स इन सोसाइटी. और अदर्स कौन है? जिनके पास बहुत कुछ है. यानी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सर्टेन पीपल हैं, जो इंडिविजुअल हैं, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है समाज में, उसको कैसे दूर किया जाए और उनको कैसे वो कंडीशन दिया जाए. उसके बाद हम देखते हैं इन एसेंस बर्लिन्स argument underscore the idea that poverty, when understood as the result of societal arrangement that limit individual capability, should be seen as a curtailment of freedom. तो गरीबी क्या है? अगर समाज की व्यवस्था के कारण गरीबी है तो ये स्वतंत्रता को कम करती है. फ्रीडम कम होती है गरीबी के चलते. तो उसको दूर करने के लिए क्या करना होगा? ऐसे कंडीशन पैदा करने होंगे जिससे कि असमानता कम हो और गरीबी जो है वो कम हो. इसी में हम इनके पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के बाद निगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को भी ईसा बर्लिन के समझते हैं. ईसा बर्लिन के निगेटिव लिबर्टी जो डिफाइन किए अकॉर्डिंग टू बर्लिन इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और कंस्ट्रेंट ऑन एन इंडिविजुअल एक्शन. जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, तो इनका निगेटिव लिबर्टी भी वही डिफाइन करता है. Non-interference principle formulation is often association with what is known as the non-interference principle. कोई इंटरफेरेंस ना हो उस सिद्धांत को, यानी कि this principle assert that individuals are free to extent that others do not impose restriction or limitation on their choices, action और expression. मतलब कोई दूसरा कोई भी restriction ना लगाए, कोई भी लिमिटेशन ना लगाए किसी के व्यक्ति के चॉइस पर, एक्शन पर या एक्सप्रेशन पर. तो ये निगेटिव लिबर्टी एक्सटेंस यानी कि नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल ये पूरा होता है, तो जो लिबर्टी है उसको निगेटिव लिबर्टी कहेंगे. इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन रियल्म ऑफ निगेटिव लिबर्टी, मतलब निगेटिव लिबर्टी के सिद्धांत को समझेंगे तो उन सिद्धांतों को समझने में जहां सिद्धांत है लागू या जहां मिली है निगेटिव लिबर्टी, उस रियल्म को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इज पारामाउंट. व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. ऑटोनॉमी हियर रेफर टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू गवर्न देमसेल्फ. मतलब एक व्यक्ति अपने आप को गवर्न करे, अपने पे शासन करे. एंड मेक डिसीजन विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, किसी बिना बाहरी बातों से कोई बिना प्रभावित हुए. डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन में जो होना है, जो करना है, उसको खुद ही निर्धारित करे. तो ये निगेटिव लिबर्टी में आता है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोएर्शन, यानी कि हम निगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट ईसा बर्लिन के हिसाब से समझ रहे हैं. द डिफेंस ऑफ निगेटिव लिबर्टी इज रूटेड इन द आइडिया दैट अ फ्री सोसाइटी शुड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम कोएर्शन एंड आर्बिट्री इंटरफेरेंस. मतलब एक फ्री सोसाइटी जो है वो व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं डालेगी, कोई भी बिना लॉजिक के कोई उसके साथ इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, बिना रीजनिंग के. दिस इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ स्टेट, राज्य भी नहीं दबाव डालेगा, नॉन स्टेट एक्टर्स, कोई भी उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा, वो स्वतंत्र होगा. तो ये निगेटिव लिबर्टी होगा. फ्रीडम एज एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का एब्सेंस होना, प्लुरलिज्म एंड डाइवर्सिटी. तो बर्लिन डिफेंस ऑफ नेगेटिव लिबर्टी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ रिकॉग्निशन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन वैल्यू एंड पोटेंशियल कंफ्लिक्ट दैट अराइज फ्रॉम डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ. ये हो गया ईसा बर्लिन का पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट हो गया. तो यहाँ हम देखते हैं कि लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट पावर, ये सब निगेटिव लिबर्टी में है. अब हम ईसा बर्लिन के निगेटिव लिबर्टी को समझने के बाद अब हम स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, इसको भी समझते हैं. जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, ये ऑन लिबर्टी इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी. एक ऐसे था एक तरह से, जो पुस्तक के रूप में था.
ये जो है एक क्लासिकल बुक है जो लिबर्टी को डिफेंस करता है, और स्पेसिफिकली नेगेटिव लिबर्टी को। डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी बिकम मोर प्रोमिनेंट इन लेटर फिलोसफिकल डिस्कशन। तो जब उनके समय में लिखा गया था तो मुख्य रूप से वो नेगेटिव लिबर्टी की बात करता है, लेकिन बाद में पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट जो है ईसा बर्लिन और अन्य सभी लेखकों के आने के बाद ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। यही बात यहाँ बताई गई है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल्स ऑन लिबर्टी इज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन द ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। इसके बिना तो हम लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म की बात ही नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण वर्क है। इन दिस वर्क मिल डिफेंड्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय सोसाइटी एंड द स्टेट। तो ये सोसाइटी या स्टेट को इंक्रोच ना करे किसी इंडिविजुअल के फ्रीडम पर, उससे संबंधित विचार यहाँ दिए गए हैं। तो मिल ने लिबर्टी के डिफेंस में, ऑन लिबर्टी में जो बातें रखी हैं उसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। इससे हमें लिबर्टी पर मिल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और लिबर्टी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो हार्म प्रिंसिपल, इनका पहला सिद्धांत है हार्म प्रिंसिपल। Mill introduces the famous harm principle, stating that the only justification for restricting individual liberties to prevent harm to others। एक व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है उसमें रिस्ट्रिक्शन तभी लगाया जा सकता है जब उसका उद्देश्य ये है कि किसी दूसरे को जो हार्म हो रहा है, नुकसान होगा इसके स्वतंत्रता के प्रयोग, इसकी जो स्वतंत्रता है इसका वो पूरी तरह से जो प्रयोग करेगा, तो इससे अगर किसी को हार्म होगा और वो हार्म हमें रोकना है तभी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने चाहिए। Individuals should have the freedom to act and express themselves as long as their action do not cause harm to others। जब तक मेरी किसी भी हरकत से किसी दूसरे को कोई हार्म नहीं होता है तब तक मेरी स्वतंत्रता है कि मैं अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कुछ भी करूं। हार्म होगा तभी रोक लगाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा है इनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इसको समझते हैं, इसमें क्या कहते हैं, मिल मिल करते हैं। आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत विकास तभी होगा जब उसके पास स्वतंत्रता होगी। एंड द परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस, मतलब एक व्यक्ति की हैप्पीनेस का भी संबंध उसकी स्वतंत्रता से। स्वतंत्रता नहीं होगी तो व्यक्ति में हैप्पीनेस भी कमी होगी। ही कंटेंट्स दैट स्टिफलिंग इंडिविजुअल एक्शंस, expressions and diversity of opinion not only harm society but also inhibit personal growth। यानी अगर किसी इंडिविजुअल के एक्सप्रेशन या उसके जो डाइवर्स ओपिनियन है उसको अगर उस पर रुकावट डाली जाएगी, उसको कट किया जाएगा, तो ये समाज को भी हानि पहुंचाती है और व्यक्ति के ग्रोथ को रोकती है। tyranny ऑफ द मेजोरिटी। तो मिल इज concerned about the potential tyranny of the majority in democratic society। यानी कि जो मेजोरिटी है उसका जो निरंकुशता का अगर उसका आचरण होगा, उसका अत्याचार होगा, तो ये जो है एक समस्या है। उसके लिए चिंतित होना चाहिए कि माइनॉरिटी ओपिनियन वो भी महत्व का रखता है और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। एंड अनकन्वेंशनल आइडियाज फ्रॉम बीइंग सप्रेस्ड बाय द प्रिवेलिंग व्यू ऑफ द मेजोरिटी। यानी अगर कुछ लोग ऐसे विचार रखते हैं जो ज्यादातर बड़े समूह के द्वारा जो विचार रखा जाता है उससे अलग है, उससे हट कर है, तो इसका मतलब नहीं है कि इतना विरोध करो या उनको दबा दो या उनको सताओ या उनकी हानि पहुंचाओ। उनको अपने उन विचारों के साथ आगे आने का हक है, उनके भी विचारों का सम्मान हो। सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है मिल का लिबर्टी के संबंध में। मिल डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एक्शंस, यानी उस एक्शन के बीच में अंतर करते हैं दैट प्राइमरीली अफेक्ट द इंडिविजुअल। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड दोज दैट इम्पैक्ट अदर्स, यानी अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो सिर्फ इनका संबंध करने वाले से है, एक्स से है। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसका संबंध किसी वाई वैसे भी है जो दूसरे पर भी असर डाल सकता है। ही आर्ग्यू फॉर मैक्सिमल फ्रीडम इन सेल्फ रिगार्डिंग, जिसका संबंध सिर्फ एक्स से है, अगर हम कुछ कर रहे हैं जिसका संबंध सिर्फ मेरे से है तो वहां पर बहुत स्वतंत्रता होनी चाहिए। इवन इफ सोसाइटी डिसअप्रूव, सोसाइटी को पसंद हो या ना हो, एज लॉन्ग एज हार्म इज नॉट काउज टू अदर, लेकिन मेरे काम से किसी दूसरे को कुछ असर पड़ता है तो वहां पर स्वतंत्रता कम हो सकती है। फ्री स्पीच एंड ओपन डिबेट, मिल स्ट्रांगली एडवोकेट्स फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ओपन डिबेट की बात करते हैं एज क्रूसियल फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ।
सत्य को कैसे खोजेंगे, सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा, जब तक ओपन डिबेट नहीं होगा, एंड द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, और ये नहीं होगा तो ज्ञान के क्रम में प्रगति हो ही नहीं सकती। ही बिलीव्स दैट इवन फॉल्स और अनपॉपुलर ओपिनियन कंट्रीब्यूट्स टू द रोबस्टनेस ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। फॉल्स भी हो तो क्या हुआ, वो जरूरी है पब्लिक डिस्कोर्स के लिए। While Mill's on Liberty is certainly a fundamental text for classical liberal thought and defends a broad notion of individual freedom, the specific distinction between negative and positive liberty, as later articulated by Isaiah Berlin, adds a layer of nuance to the discussion। यानी कि ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट की तरह है। मिल की जो ऑन लिबर्टी है वो सबसे पहले आधार प्रदान करती है। लिबर्टी के क्षेत्र में जो कंसेप्चुअल थियोरिटिकल वर्क है वो वहां से विद्वानों के लिए, वहां से उसकी फिलॉसफी का बेस तैयार होता है, क्लासिकल लिबरल फिलॉसफी का। जो इंडिविजुअल फ्रीडम पर ज्यादा उसका स्ट्रेस है, लेकिन बाद में निगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी की जो बात आती है, वो उस स्तर तक जो बात पहुंचती है वो ईसा बर्लिन के बाद इस पर ज्यादा विमर्श शुरू होता है। तो हम अब निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के साथ इनके कंसेप्ट को भी समझ चुके हैं। अब एक और विचारक हैं, जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो हमें थॉमस ग्रीन को भी समझना बहुत जरूरी है। वॉज इंडीड एन इम्पोर्टेंट एडवोकेट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी के एडवोकेट थे, यानी कि इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी के विमर्श को आगे बढ़ाया। पॉजिटिव लिबर्टी हम समझ चुके हैं, एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, लीडिंग फिगर थे लेट 19th सेंचुरी के। आइडियलिज्म जो मूवमेंट था, एक फिलोसफिकल मूवमेंट, उसके अग्रणी थे। ही वॉज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ए स्कूल ऑफ थॉट नॉन एज ब्रिटिश आइडियलिज्म। मतलब ब्रिटिश आइडियलिज्म एक थॉट या स्कूल ऑफ थॉट था, उससे जुड़े थे। तो हम इनके विचारों को समझते हैं कि ग्रीन के जो व्यू थे ऑन पॉजिटिव लिबर्टी पे, जो कि प्रोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड इन हिज वर्क, पार्टिकुलरली इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक। उनका एक इन्फ्लुएंशियल बुक है, ए लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। तो उसके की एस्पेक्ट्स क्या है पॉजिटिव फ्रीडम के, ग्रीन के? वो समझते हैं पॉजिटिव फ्रीडम एज सेल्फ रियलाइजेशन। ग्रीन किस बात पर विश्वास करते हैं? जो ट्रू फ्रीडम होता है वो क्या होता है, उसमें इन्वॉल्व्स मोर देन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। एक्सटर्नल जो बाहरी दबाव है, सिर्फ उसका अभाव, वही ट्रू फ्रीडम नहीं होता है। इट इज द पॉजिटिव कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू फुलफिल देयर पोटेंशियल एंड अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। वो सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को समझने की बात। पॉजिटिव कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, पॉजिटिव कैपेसिटी का मतलब एक व्यक्ति जो है उसके अंदर जो क्षमताएं हैं वो उसका विकास कैसे कर सके, अपने आप को समझ कैसे सके, सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा, अपनी ह्यूमन रीजनिंग के द्वारा अपनी उस कैपेसिटी को प्राप्त करके आगे कैसे बढ़े। जैसा कि पहले पॉजिटिव लिबर्टी के सेंस में जो बातें कही गई, उसी को रियलाइज करने की बात है कि इंडिविजुअल शुड नॉट बी सीन एज फ्री मेयरली बिकॉज दे आर लेफ्ट अलोन, बट रदर व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन शेपिंग देयर ओन डेस्टिनीज। अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को, अपने भाग्य को कैसे वो शेप करेंगे, उसके लिए उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, जहां पर उसके सामने जो कंडीशंस हैं वो ऐसी होनी चाहिए, कंडीशन ऐसे क्रिएट किया जाए ताकि वो अपने को समझ सके, अपने क्षमताओं को जान सके, अपनी क्षमताओं को जानकर समझकर पॉजिटिव व्यू में, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आगे बढ़ सके। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। तो ग्रीन रिजेक्ट द आइडिया that there is an inherent conflict between individual freedom and social cooperation। यानी ये जो कन्फ्लिक्ट है कि सोशल कोऑपरेशन और इंडिविजुअल फ्रीडम के बीच में जो विवाद है, उसको, उस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा होती है जब उसको समाज से जुड़ाव करना पड़ता है या सामाजिक जुड़ाव में रहना पड़ता है, समाज में कोऑपरेशन बनाकर रहना पड़ता है, तो व्यक्ति को अपने
स्वतंत्रता से समझौता करना पड़ता है। उन्हें कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत स्वतंत्र है, बहुत लिबर्टी है, लेकिन समाज में होने के चलते उसे समाज के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ता है, तो दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट है, उसको वो रिजेक्ट करते हैं। उनका बिलीव है कि इंडिविजुअल फ्रीडम कुड बी बेस्ट रियलाइज्ड विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ सोशल कॉपरेशन। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, सभी बातों को स्वतंत्रता थोड़े मान सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब वो तभी रियलाइज होगा जब वो समाज के साथ कॉपरेशन में रहेगा, समाज के साथ सामाजिक होकर रहेगा, समाज के हर लोग एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे। मतलब एक व्यक्ति सिर्फ अकेला ही रह जाए तो उस व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं है, या उसके अधिकारों का ना महत्व है ना उसकी स्वतंत्रता का महत्व। स्वतंत्रता भी समाज के बीच, समाज के लोगों के दायरे में सबके लाभ के साथ उसका संबंध बनता है, और दोनों के बीच हार्मोनियस रिलेशन, मतलब बेहतरी वाला रिश्ता होना चाहिए समाज और व्यक्ति के बीच में। स्टेट इंटरवेंशन फॉर कॉमन गुड, द ग्रीन वाज ओपन टू द आइडिया ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। राज्य इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप करेगा। किस काम में हस्तक्षेप करेगा? किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकने के लिए नहीं, वो कॉमन गुड, कॉमन गुड का मतलब सामान्य भलाई के लिए, सबकी सामान्य भलाई के लिए। टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटी, समाज में असमानता है उसके लिए इंटरवेंशन करेगा। एंड इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल हैव द नेसेसरी कंडीशन टू लीड फुलफिलिंग लाइफ्स। हर व्यक्ति के पास कंडीशन हो, नेसेसरी कंडीशन हो कि वो बेहतर जिंदगी जी सके। इसके लिए राज्य हस्तक्षेप करेगा, एक रोल पर एक प्ले करेगा, प्ले अ रोल इन गारंटिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिले। दैट पॉजिटिव लिबर्टी में रिक्वायर कलेक्टिव एक्शन टू रेक्टिफाई सिस्टमेटिक इश्यू। तो पॉजिटिव लिबर्टी में सिस्टमेटिक इश्यू को डील करने के लिए कलेक्टिव एक्शन की बात होती है। डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, तो ग्रीन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रीन पॉजिटिव लिबर्टी इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ वंस मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज। तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए किसी के मोरल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का। तो कैसे होगा? एक्सेस टू एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी जो अलाउ करेगी इंडिविजुअल को इनहेंस देयर एबिलिटी। अपॉर्चुनिटी से क्या होती है? एबिलिटी बढ़ती है, और इससे मीनिंगफुली सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तब स्वतंत्रता का असली मतलब है उसके सामने ऐसी स्थितियां पैदा करें कि वो शिक्षित होकर अपने अंदर की क्षमता को पहचान कर और समाज के साथ समाज की जरूरत बनकर सामाजिक व्यवस्था में समाज के साथ मिलकर आगे बढ़े, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। कम्युनिटी एंड कॉमन गुड, ग्रीन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के इम्पोर्टेंस की बात करता है, कॉमन गुड के इम्पोर्टेंस की बात करता है कि सच्ची स्वतंत्रता का मतलब एक समाज के भीतर ही हो सकता है, और उस समाज के भीतर सबकी भलाई वाला कार्य है, सोशल गुड है, उसको प्राप्त करके ही हो सकता है। तो थॉमस ग्रीन के आइडिया को भी हम समझते हैं। उसके बाद है रूसो। तो रूसो के भी विचार हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, तो इनका भी विचार जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी पर है। एंड हिज work particularly in the social contact and Emile on education. Rousseau understanding of positive liberty is grounded in his idea about the nature of society. तो हमने देखा है कि रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात करता है, तो वो जो पॉजिटिव लिबर्टी को समझते हैं वो नेचर ऑफ सोसाइटी, द स्टेट एंड द कंडीशन फॉर जेन्युइन फ्रीडम। तो की कंसेप्ट जो रूसो के हैं पॉजिटिव लिबर्टी के, वो समझते हैं हम जनरल विल। Rousseau's notion of positive liberty is closely tied to the concept of the general will. हमने रूसो का जनरल विल पढ़ा है। जनरल विल जो है, इसमें उन बातों का जिक्र है जो सबका भला चाहती है। According to Rousseau, individuals achieve true freedom when they participate in the creation and adherence to the general will. जनरल विल कैसे क्रिएट होगा? उसके क्रिएशन, और अगर जनरल विल जब क्रिएट हो चुका है तो उसका पालन, a collective and common interest that represent the true welfare of the community। अब जो जनरल विल है वो सारे कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करेगा, सबके बेहतरी की बात करेगा, सबके कॉमन इंटरेस्ट की बात करेगा। यानी कि जनरल विल को क्रिएट होना और उस जनरल विल को पालन करना, ये होगा पॉजिटिव लिबर्टी।
पार्टिसिपेशन इन सेल्फ गवर्नमेंट। तो रूसो के अनुसार जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सेल्फ गवर्नमेंट। ही आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल आर ओनली ट्रूली फ्री when they participate directly in the political decision making process। इनके सिद्धांत का अनुसार जो है उस स्वतंत्रता, उसकी सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब वो सीधे पार्टिसिपेट करते हैं राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में। दिस डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन शेपिंग द लॉ, लॉ कैसे बनेगा एंड पॉलिसी कैसे बनेगी कम्युनिटी में, इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। ये पॉजिटिव लिबर्टी का सबसे क्रूशियल बात है और इसमें उसकी सीधे भागीदारी होनी चाहिए। सोशल कंट्रैक्ट एंड कॉमन गुड। तो रूसो का जो पॉजिटिव लिबर्टी है इज रूटेड इन द आइडिया ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा में ही निहित है, where individual collectively agree to abide by set of rules and law for the common good। तो सामाजिक संविदा ही यही है कि जहां सभी व्यक्ति इकट्ठा होकर समाज का निर्माण करते हैं और मानते हैं कि हम एक साथ ना नियमों का पालन करेंगे, जो नियम है जो रूल है इसका पालन इसलिए करेंगे कि इनका पालन करने से ही सबकी भलाई है, सबका भला है और इसके लिए बेहतर है कि हम इनके साथ, इन नियमों के साथ बंधकर रहे। मीन्स ऑफ ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फिशनेस एंड प्रमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कम्युनिटी के वेल बीइंग के लिए होता है। emphasis on equality। रूसो emphasized the importance of social equality। सोशल, सामाजिक समानता को महत्व देते हैं एज अ कंडीशन फॉर पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी के लिए सामाजिक समानता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो बिलीव करते हैं कि ट्रू फ्रीडम, सच्ची स्वतंत्रता कुड ओनली एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल वेयर नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी। एक ऐसा समाज जहां व्यक्ति एक्सट्रीम आर्थिक या सामाजिक असमानता जहां कम है वहीं पर सच्ची स्वतंत्रता को अनुभव किया जाता है, तो इससे सोसाइटी जस्ट और फ्री होती है। तो ये हमने रूसो के विचार देखे, मुख्य रूप से इतना ही हम करते हैं मोरल। और उसके बाद हम जाते हैं, अब हम रिसेंट डिबेट में देखते हैं फेमिनिज्म कि ये जो है कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम में रिसेंट डिबेट फेमिनिज्म को लेके क्या है, कैसे ये क्रिटिकली एग्जामिन और रिडिफाइन करती है द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम को और कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को या चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन को इसको एड्रेस करती है। तो जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है फ्रीडम पर, यानी कि जो नारीवादी डिस्कोर्स है फ्रीडम पर, वो क्या है? वेरियस पर्सपेक्टिव, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वुमेन्स लाइफ एंड द इंटरसेक्टिंग सिस्टम ऑफ ऑपरेशन दे नेविगेट। मतलब जो ऑपरेशन है, जो महिलावादी विचार हैं, वो किस बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं उसको हम यहाँ समझते हैं पॉइंट टू आई। फ्रीडम फ्रॉम पेट्रियार्कल कंट्रोल। अब जो रिसेंट डिबेट है स्वतंत्रता की, वो इस बात पर बल देती है कि फ्रीडम फ्रॉम पेट्रियार्कल कंट्रोल। फेमिनिज्म हैज हिस्टोरिकली साउट फ्रीडम फ्रॉम द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर दैट हैव लिमिटेड। मतलब पितृवादी जो संस्था है जिसने की वोमेन एजेंसी को लिमिटेड किया है, उनकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचाई है। दिस इंक्लूड चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल। जेंडर रोल जो ट्रेडिशनल डिफाइन किया जाता रहा है उसको चैलेंज करना। क्वेश्चनिंग रिस्ट्रिक्टिव सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। समाज की जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, जो एक बंधी होती है जेंडर वाइज, उसको चैलेंज करना। एंड एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट टू मेक चॉइसेस इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मतलब एक नारी का जो अधिकार है अपनी इच्छा के अनुसार वो निर्णय ले सके अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वो फ्रीडम के नए डिस्कोर्स में आता है। Political and legal freedom. Feminist movement have campaigned for women's political and legal freedom. Political freedom जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम में कई देशों में बहुत बाद में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला और रिप्रेजेंटेशन के लिए भी उनके जो प्रावधान थे, जहाँ अलग अलग रिजर्वेशन के प्रावधान भी किए गए, जैसे भारत की संसद में भी 33% रिजर्वेशन के लिए बिल पास हो चुका है। और लीगल फ्रीडम एमिंग टू इंश्योर इक्वल राइट्स इन एरिया सच एज वोटिंग। खैर ये तो अभी प्राप्त है। एजुकेशन, ये भी हम देखते हैं कि अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, समाज कहीं कहीं
रिस्ट्रिक्ट करता है, बट एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में भी हम देखते हैं कि अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, लीगल फ्रेमवर्क हैव बीन चैलेंज्ड एंड रिफॉर्म टू एड्रेस। तो जो व्यवस्थाएं थी उसको जेंडर बेस्ड डिस्क्रिप्शन मुक्त करने के लिए जो प्रयास हुए, उसकी बात है। रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, तो फेमिनिज्म हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एडवोकेटिंग फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स। प्रजनन से संबंधित जो अधिकार हैं और जो स्वतंत्रता है उसके लिए भी इसमें आवाज उठाई गई है। फ्रीडम टू मेक डिसीजन अबाउट वंस ऑन बॉडी, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन एंड द राइट टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन। एबॉर्शन से रिलेटेड राइट्स है, कंट्रासेप्शन से रिलेटेड। Feminists argue the true freedom includes control over reproductive choices. Control reproductive choice का मतलब प्रजनन संबंधी जो है स्वतंत्रता, हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं प्रजनन संबंधित अधिकार, उसकी बात है। इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फेमिनिस्ट मूवमेंट हैव फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करता है। इक्वल पे अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इसकी बात है। डिसमेंटलिंग ऑफ बैरियर्स दैट लिमिट वुमेन्स इकोनॉमिक फ्रीडम, ऐसे कोई बैरियर हो तो वहां पर वो बैरियर हटा दिए जाएं। वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इस लिबर्टी की बात करता है। एडवोकेटिंग फॉर फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज, सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जो फैमिली फ्रेंडली हो एंड चैलेंजिंग सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज जो है इसको दूर करने की बात है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिप्रेजेंटेशन है, चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप, प्रमोटिंग डाइवर्स वॉइसेस। और उसके बाद इंटरसेक्शनलिटी एंड इंक्लूसिविटी है। वुमेन्स एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम आर सेट बाय मल्टीपल इंटरसेक्टिंग फैक्टर्स, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी एंड मोर। जो वुमेन है, विभाजन जिस तरह से समाज का होता है, जिस तरह से मत विभिन्नताएं होती हैं, जिस तरह से डाइवर्सिटीज होती है, तो फीमेल कहीं की भी हो, वो फीमेल है, वो अपने अधिकारों के लिए सजग होकर फेमिनिस्ट विचारधारा में किसी भी रेस की हो, किसी भी क्लास की हो, अपने अधिकारों को आगे बढ़ाए और उसके लिए उनको स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस हो, चैलेंज टू ट्रेडिशनल नोशन ऑफ फ्रीडम, ग्लोबल फेमिनिज्म एंड सॉलिडरिटी। तो ये फीमेल वाला जो कंसेप्ट है वो रिसेंट डिबेट में आ जाता है, रिसेंट डिबेट ऑन लिबर्टी में। और जो क्या है, डायनामिक्स इन डिबेट्स, सम ऑनगोइंग डिबेट्स रिलेटेड टू लिबर्टी, रिसेंट डिबेट्स में और क्या बातें हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो रिसेंट डिबेट्स जो है वो लिमिटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे सेफ गार्ड किया जाएगा, रोल ऑफ सोशल मीडिया क्या होगी, सोशल मीडिया कंपनी की क्या होगी, कैसे वो कंटेंट को मॉडरेट करेंगे, एड्रेस करेंगे। हेट स्पीच एक प्रॉब्लम हो गया है। सर्वेलेंस एंड प्राइवेसी, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है और पर्सनल डाटा जिस तरह से कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसने भी एक डिबेट खड़ा कर दिया है, क्योंकि इसमें प्राइवेसी का भी है और सिक्योरिटी इंडिविजुअल जो है उसकी भी यहाँ पर एक समस्या है। तो ये डिस्कशन जो है, ये इम्प्लीकेशन ऑफ मास सर्वेलेंस प्रोग्राम, फेशियल रिकॉग्निशन, इन्होंने जो प्राइवेसी के लिए, तो इसकी भी स्वतंत्रता चाहिए। फ्रीडम इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज लीड टू डिस्कशन अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे इसका जो खतरा है, इससे संबंधित जो कंसर्न है, पर्सनल फ्रीडम पे जो एक खतरा मंडरा रहा है, इथिकल गाइडलाइंस जो नहीं है एआई के सामने, इसके चलते ये एक रिसेंट डिबेट है। उसके बाद क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड सिविल लिबर्टीज, डिबेट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस as the response to COVID-19 pandemic, discussion revolving around the balance between public health measure and civic liberties, including issues like lockdown, surveillance for contact tracing and the restriction on movement। तो ये एक रिसेंट डिबेट उस समय शुरू हुआ था। लॉकडाउन भी एक तरह का रिस्ट्रिक्शन, सर्वेलेंस जो था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कौन किससे मिला, कौन कहाँ और किस चेन से बीमारी फैली, तो उस समय भी प्राइवेसी का बहुत सारा मुद्दा उठा था, तो ये भी स्वतंत्रता में बाधक माना गया था। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट जो था, ये भी स्वतंत्रता में बाधक माना गया था। इस पर भी काफी डिबेट हुए। पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो आजकल पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो काफी ज्यादा हो गया है, पार्टी छोड़ा आइडियोलॉजी वाइज भी हर बात में पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जाता है। क्वेश्चन अबाउट लिमिट ऑफ फ्रीडम ऑफ, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लिमिट क्या होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेट स्पीच। आजकल हेट स्पीच हर मुद्दे पर बात हेट स्पीच तक चली जाती है। मिस इन्फॉर्मेशन,
मिस इन्फॉर्मेशन से सोशल मीडिया भरा हुआ है एंड पोटेंशियल फॉर इको चैम्बर इन ऑनलाइन स्पेसेस। यहाँ पर ये हार्मफुल कंटेंट, तो ये भी स्वतंत्रता में बाधक है। सोशल जस्टिस एंड पॉजिटिव लिबर्टी है। उसके बाद इन्वायरमेंटल लिबर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्कसिंग ऑन एनवायरमेंटल इश्यू ब्रिंग अप क्वेश्चन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। मैंने हमें कितनी स्वतंत्रता है और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो हमारी स्वतंत्रता में कितने बाधक बनते हैं। हम कहाँ कहाँ अपनी स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट पाते हैं इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के चलते। जैसे कई शहरों में पटाखे ना फोड़ने के फरमान जो जारी कर दिए जाते हैं, तो लगता है कि हमारी स्वतंत्रता है और इस पर ये बाधा बन रहा है। तो ये सब इन्वायरमेंटल रेगुलेशन के चलते ऐसा होता है। तो ये हम यहाँ पर इसको भी समझ सकते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि हमने लिबर्टी के कंसेप्ट में करीब करीब हर मुद्दे को समझ लिया है। इतना काफी है। इसके बाद अगर हम अपने ब्लॉक की रीडिंग करेंगे तो हमें फिर इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। जैसा जैसा ब्लॉक में है उसके आधार पे हम सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे।